गीतांजलि ने कर्तव्य के बारे में यह सुनकर जल्दी से अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, ऐसा नहीं है। टाइम से फर्क नहीं पड़ता। इतना समय बिताने के बाद भी लोग एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। पर यह इतने थोड़े टाइम स्पेंड करने के बावजूद भी मेरी हर अनकही बात समझ लेते हैं। वाट मोर शुड आई एक्सपेक्ट। जो बात काम की है वह सिर्फ अपने लिए नहीं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबके लिए करते हैं। मेरे लिए, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। वह जल्दी से उसकी तारीफ करते हुए बोली, आपकी बात सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जब मैंने सोचा था कि आपके अलावा कोई भी कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकता था। देखिए आप किस तरह से अपने पति का बचाव कर रही हैं। ओंकार सिंह चौहान के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कुराहट थी। बिल्कुल पापा, आखिर मैं आपकी बेटी हूँ और आपसे बेहतर शायद ही कोई इतना सोच सकता है। गीतांजलि खुशी से मुस्कुराते हुए बोली। उन्होंने मुस्कुराते अपना सिर हिलाया। हो गया पापा, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है। जल्दी से तैयार हो जाओ, काकू साहब का इंतजार कर रहे हैं। सारा सामान सेट करने के बाद गीतांजलि ओंकार सिंह चौहान के कमरे से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय और अहिल्या के कमरे में। ये क्या है, तुम अपने लिए इतना सारा सामान ले जा रही हो? मृत्युंजय ने अहिल्या के पास रखे 4 लगेज को देखकर गुस्से से कहा। आपको क्या पता मेरी ज़रूरत के बारे में? आप रहने दीजिए, कुछ मत बोलिए, अहिल्या ने वैसे ही बोलते हुए कहा। इससे पहले कि मृत्युंजय कुछ बोल पाते, तभी उन्हें दरवाजे पर गीतांजलि की आवाज़ सुनाई दी। गीतांजलि धीमे से, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे गीतांजलि बेटा, आओ ना। अहिल्या ने बड़ी सी मुस्कुराहट लिए गीतांजलि को अंदर बुला लिया। वह मृत्युंजय अहिल्या के इतनी जल्दीबाजी से उसे अंदर बुलाने पर मुस्कुरा दिए। गीतांजलि, बताओ कौन सी साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लग रही हैं? अहिल्या ने सामने रखी 3 साड़ियों को दिखाया। गीतांजलि ने 1-2 मिनट तक तीनों साड़ियों को देखा, फिर बोली, ये हरी वाली नहीं, पीली वाली। अरे ये तो तीनों ही बहुत प्रीटी हैं। मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सी चूज़ करूँ। कोई बात नहीं, अगर तीनों प्रीटी हैं तो मैं तीनों ही पैक कर लेती हूँ। अहिल्या ने कंधे उचकाते हुए फिर अपनी पैकिंग शुरू कर दी। गीतांजलि की प्रक्रिया और अहिल्या का अपना बैग में और ज़्यादा सामान भरते देख मृत्युंजय ने अपना माथा पकड़ लिया। क्या बात है काकू साहब? गीतांजलि ने मृत्युंजय के चेहरे पर आई सिकन को देखते हुए कहा। बेटा, अगली बार अगर मेरी पत्नी जी तुमको कुछ चुनने को बोलें तो उनसे ये मत बोलना कि सब पसंद है, बल्कि यह बोलना कि कुछ अच्छा नहीं है। वह 4 बैग देख रही हो, सब उसी का है। एंड इसकी अभी भी पैकिंग पूरी नहीं है। अच्छा हुआ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे यह सारा सामान उठाना नहीं पड़ेगा, वरना लोग मुझे कुली समझते। वह चुटकुला सुनाते हुए बोला। गीतांजलि उसकी बात सुनकर हंसने लगी। तुम हंस रही हो? हमारे कमरे में क्लोजेट है तो वहाँ उसमें सिर्फ अहिल्या के कपड़े हैं। मेरे कपड़ों का तो कोई पता ही नहीं चलता कहाँ रखूँ। मृत्युंजय ने एक नज़र अहिल्या को घूरते हुए कहा। सुनो ना, मेरे बैग में रखने के लिए जगह नहीं है, मैं इसे आपके बैग में डाल रही हूँ। एक ही बैग पैक किया था अपने लिए, उसको भी हड़प लो तुम। 4-4 बैग कम पड़ रहे हैं जो तुम अभी भी मेरे वाले सामान में रखना चाहती हो। वह बेहद चिड़चिड़ी आवाज़ के साथ बोले। अभी अहिल्या कुछ बोलती, तभी माँ कहते हुए युवराज एक पैकेट लिए कमरे में दाखिल हुआ। तू यहाँ ऑफिस नहीं गया? मृत्युंजय ने उसे घूरते हुए कहा। गया था डैड, पर भाई ने मॉम की मेडिसिन भेजी है, बस ये देने आया था। पक्का मॉम भूल गई होंगी। युवराज ने एक नज़र अहिल्या को देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। कल ही खत्म हो गई थी। अहिल्या अब अपनी हरकत पर शर्मिंदा हुई बोली। और हर बार की तरह तुम ऑर्डर करना भी भूल गई। मृत्युंजय उसे देखकर टेढ़ा हंसता हुआ बोला। कोई नहीं, अब तू आ गया है तो चल, ट्रॉली को पेश कर, ऊपर चेयर लगानी है मुझे। मृत्युंजय ने युवराज को ऑर्डर देते हुए कहा। युवराज उस बैग को देखते हुए चिल्लाया। बट नो मॉम, नॉट एट ऑल। वह ट्रॉली उल्टी करने वाली है और आप जबरदस्ती उसके मुंह में टिश्यू ठूंस रही हैं। कम से कम उस डैमेज ट्रॉली पर तो रहम खाओ। तू चुप कर और जितना बोला है उतना कर, अहिल्या उसे डांटते हुए बोली। डैड यार प्लीज हेल्प मी, युवराज अब मुंह बनाए हुए बोला। उसे देखकर मृत्युंजय ने उदासी से कहा, मुझे खुद मदद की ज़रूरत है। उनकी बातचीत को समझने के बाद गीतांजलि अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अब क्या, तुम क्यों हंस रही हो? और तुम मिस्टर युवराज चौहान, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मोबाइल फिर अपने साथ ले जाऊं? अहिल्या ने युवराज को धमकाया। माँ, आपकी अविश्वसनीय धमकी की वजह से अब मैं एक बड़ा आदमी बन गया हूँ, अब बच्चा नहीं रहा। युवराज उसकी बात पर गुस्सा होते हुए बोला। अच्छा, जब ऑफिस से आता है और इधर उधर कपड़े देखता है
या फिर अच्छा खाने का मन करता है या पापा से कोई बात मनमानी होती है तो कहाँ जाता है तू? अहिल्या उसका कान खींचते हुए जोर से बोली। उसी समय युवराज का फोन बजा। भाई का फोन है, उसने कहा और गीतांजलि को चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट दी, जिसके जवाब में गीतांजलि ने भी उसकी ओर आंखें सिकोड़ कर देखा। युवराज कॉल पिक करते हुए बोला, हाँ भाई साहब, मॉम को दवाइयाँ दे दी हैं। अरे मॉम, अहिल्या ने युवराज का फोन छीन लिया और बोली, कर्तव्य बेटा, देखना तेरे काकू सा कैसे मुझे परेशान कर रहे हैं। ज्यादा सामान हो गया है, बोल के फोन की दूसरी तरफ से कर्तव्य ने कुछ कहा, जिसका उत्तर अहिल्या ने देते हुए कहा, सिर्फ 4। ठीक है, ये कहते उसने फोन काट दिया और जल्दी जल्दी सारा सामान अनपैक करने लगी। सारे कपड़े बाहर क्यों निकाल रही हो? मृत्युंजय कंफ्यूज होकर बोला। क्योंकि कर्तव्य ने कहा है, मुझे बेकार में इतने सारे कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा अपने लिए नए कपड़े खरीद लूं और नई जगह पर अच्छी शॉपिंग भी हो जाएगी। ये कहते हुए वह बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सामान निकालने लगी। वहीं उसको सामान निकालते देख और उसके शब्दों को सुनने के बाद मृत्युंजय का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। युवराज और गीतांजलि मृत्युंजय के चेहरे को देखकर हंस पड़े। चलो भाभी, माँ को छोड़ दो, वरना मैं पापा के गुस्से का शिकार हो जाऊंगा, युवराज ने चुपके से उसके कान में कहा। दोनों जाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन गीतांजलि अपनी हंसी अभी भी नहीं रोक पाई। एक बार वह फिर हंस पड़ी। मृत्युंजय चिढ़ते हुए बोला, गीतांजलि बेटे, तुम्हारे पति को अब एक पनिशमेंट देने की जरूरत है। अगर वह घर देर से आएगा तो प्लीज ध्यान रहे उसका कोई भी काम मत करना। सारा काम वह खुद ही करे, क्योंकि मैं उन्हें और अधिक काम करा के परेशान करने वाला हूँ। उसने गीतांजलि को तीखी नजरों से देखते हुए कहा। क्या कहा आपने? अहिल्या ने भी उसको उसी की भाषा में जवाब दिया, जिसे देख वह एकदम से चुप हो गए। इसे देख गीतांजलि और जोर जोर से हंसने लगी और फिर उनकी तारीफ करते हुए बोली, आप दोनों पहले से मेरी पसंदीदा कपल हैं। फिर गीतांजलि और युवराज दोनों कमरे से बाहर निकल गए। वहीं मृत्युंजय अहिल्या को देखते हुए मुस्कुराहट के साथ बोले, मैं तो मजाक कर रहा था, जितने कपड़े लेने हैं ले लो, शॉपिंग तो करनी ही है, करवा दूंगा, बट प्लीज नाराज मत हो, तुम्हें मनाना बहुत मुश्किल है। ये तुम ना बोलती हो तो यह सबसे बड़ा टॉर्चर लगता है मुझे, प्लीज। और उसके सामने कान पकड़कर माफी मांगने लगे। अहिल्या मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है, पर एक कंडीशन है, मेरा लगेज तुम बाई और सेल्फ उठाओगे। ये थी वो कुली वाली बात। ओह, मैं तो भूल गया, तुम्हारे पास तो हाथी के कान है ना, मृत्युंजय ने कहकर फिर उसे छेड़ा। वहीं अहिल्या हंसने लगी। मृत्युंजय अभी कोई गीतांजलि को हंसते देख याद करते हुए बोला, आयु गीतांजलि बेटा, हंसती हुई कितनी अच्छी लगती है ना, किसी की बुरी नजर ना लगे। उसने मन ही मन उसके लिए प्रार्थना करते हुए कहा। हाँ, किसी की बुरी नजर को तो रोक नहीं सकते, पर हमारे घर में काली नजरें गीतांजलि की हर एक हरकत पर हैं। गीतांजलि और युवराज सीढ़ियां उतर रहे थे, जबकि युवराज उसे अपने बारे में बता रहा था कि वह कैसे अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और हमेशा उनके झगड़ों का शिकार हो जाता है। फिर उसने कहा, एक भाई सा ही एकमात्र ऐसे इंसान है जो मेरे दर्द को सुनते हैं। इस पूरे समय में गीतांजलि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बरकरार थी। उसके लिए बहुत ही हंसमुख परिवार था, जिसमें पॉजिटिव वाइब्स थी, न कि उसके पुराने परिवार जैसा उदास या लड़ाकू। जब वह इतने नेगेटिव लोगों के बीच रहती थी तो वह हमेशा ऐसे जिंदा दिल परिवार के सदस्यों के बीच होने वाली खट्टी मीठी मौजों के लिए तरसती रहती थी। अब ऐसे परिवार और जिंदा दिल लोगों के साथ रहने पर वह खुद को एकदम आज़ाद महसूस करने लगी थी। क्या बात है, आज बड़ी खुश हो रही हो? पास से गुजर रही ईशानी ने गीतांजलि को देख तंज भरे लहजे में कहा। वह गीतांजलि के चेहरे पर मुस्कान देकर बर्दाश्त नहीं कर सकी। युवराज उसे देखते हुए बोला, काली नजर वाले, तेरा मुंह काला। क्या कहा तुमने? ईशानी समझ नहीं पाई कि कैसे बिना किसी झिझक के उसने सीधा उसके मुंह पर बोल दिया। युवराज टेढ़ा हंसते हुए बोला, जो सुना ठीक सुना। युवराज, बेहतर होगा कि आप अपनी बात पर ध्यान दें। लीलावती जो उनके पास आ रही थी, युवराज की ऐसी बातें सुनकर उसे अपनी बेटी का अपमान सहन नहीं हुआ। युवराज अब नॉर्मली बात करते हुए बोला, अरे, मैं वैसा नहीं कह रहा था, वह ईशानी के लिए नहीं था, और वैसे भी ईशानी का कॉम्प्लेक्शन काफी अजीब है और ऐसा आजकल ट्रेंड चल रहा है, अपनी स्किन को मेकअप से ढकने वाला, बस इसलिए मैंने बोला, बाकी कुछ नहीं। चलिए भाभी माँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैं उन दोनों को एक नज़र देखकर गीतांजलि को अपने कमरे में लेकर बढ़ गया। ईशानी और लीलावती दोनों ने एक दूसरे को देखा। मैं उसे दर्द में देखना चाहती हूँ,
ईशानी अपने दांत पीसते हुए बोली। चिंता मत करो, उसका समय आएगा। लीलावती एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली। युवराज के कमरे में। युवराज, क्या हुआ? अचानक से तुम? गीतांजलि उसे उसके व्यवहार के अचानक आए परिवर्तन के बारे में पूछना चाहती थी, जो कुछ टाइम पहले एकदम घमंड से भर गया था। उसके बिना पूछे गए सवाल को समझते हुए युवराज ने जल्दी से कहा, यह सब दिखावा इसलिए है क्योंकि मैं भाई के सामने बुरा नहीं बनना चाहता। तुम क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा। क्योंकि भाई उस लीलावती को अपनी माँ की तरह प्यार करते हैं। वह बहुत ही बुरी औरत है। पता नहीं भाई को उसमें क्या दिखता है। वह मुझे समझ नहीं आता कि केवल नकली माँ बनी हुई है। एक मौमी है जो लीलावती को उसकी औकात दिखा सकती हैं। और भाई बुरा नहीं मानेंगे, वरना भाई किसी को भी उन पर उंगली उठाने को बर्दाश्त नहीं करता। युवराज ने वह कारण बताए जिससे गीतांजलि के कर्तव्य के व्यवहार के बारे में सोच उलझन में पड़ गई, क्योंकि वह लीलावती से हमेशा मुस्कुराहट के साथ बात करता था, लेकिन अपने पिता के साथ नहीं। हालांकि वह ओंकार सिंह चौहान के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती थी। उनसे बात करने के बाद पता चला कि वह ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्या कारण है जो उन दोनों बाप बेटों के बीच दरार का कारण बन रहा है? क्योंकि वह तो उसके एक अच्छे पिता हैं और वह हमेशा से ही उसका अच्छा सोचते हैं। वह यही सोचने में लगी थी कि तभी युवराज बोला, भाभी माँ क्या सोच में पड़ गई? कुछ नहीं। और ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? अगर काकी माँ देखेंगी तो तुम्हारी खैर नहीं। गीतांजलि उसके कमरे को देखते हुए बोली। रात को थका हारा कर्तव्य घर में दाखिल हुआ। वह सोफे पर जाकर बैठ गया और थोड़ा आराम करने के लिए उसने अपनी टाई ढीली कर ली। तभी लीलावती उसके पास आई और उसका सर सहलाने लगी। कर्तव्य को किसी का हाथ महसूस हुआ। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पीछे मुड़ा। थक गए हो तुम? कर्तव्य ने धीमे से हाँ कहा। आओ, खाना तैयार है, पहले खाना खा लो, फिर सो जाना। लीलावती ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। कर्तव्य की आंखें अनजाने में गीतांजलि को खोज रही थी। वह सबसे पहले उससे मिलना चाहता था, उसके साथ खाना खाना चाहता था ताकि उसे परेशान कर सके। मैं थोड़ी देर में खा लूंगा, ऐसा कहकर वह अपने कमरे की ओर जाने लगा। लेकिन लीलावती के आगे के शब्द सुनकर उसके कदम रुक गए। हाँ ठीक है, अभी तू भी चला जा। दोपहर को जब सब चले गए तो तेरी बीवी भी तो ऐसे ही बिहेव कर रही थी और रूम में चली गई। अभी तू भी मेरे साथ डिनर मत कर। मैं हूं ही कौन? लीलावती आंखों में नकली आंसू लिए बोली। उसकी आंखों में आंसू देखकर कर्तव्य के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उसका मस्ती भरा मूड अब खराब हो गया। उसकी पत्नी ने लीलावती के साथ जो कुछ किया, यह सुनकर उसके मन में एक कड़वाहट सी आ गई। ऐसा नहीं है मासीमा, आप खाना परोसिए, मैं डिनर आपके साथ ही करूंगा। कर्तव्य लीलावती के साथ डाइनिंग एरिया की ओर आया। वहां ईशानी टेबल पर खाना रख रही थी। जैसे ही उसने कदमों की आवाज सुनी, वह पीछे मुड़कर देखने लगी। कर्तव्य को देखकर उसके होंठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अरे आओ आओ, मैंने आज डिनर के लिए इटालियन फूड बनाया है, प्लीज बैठो। ईशानी ने कर्तव्य के लिए कुर्सी खींची। थैंक्स, कर्तव्य ने धीरे से कहा और कुर्सी पर बैठ गया। सभी इटालियन डिशेस देखकर कर्तव्य कंफ्यूज सा हो गया। क्या उसका उसके साथ डिनर करने का निर्णय सही है या नहीं? वह सोच में पड़ गया। लेट मी सर्व यू। ईशानी जल्दी से खड़ी होकर कर्तव्य की प्लेट में खाना परोसने लगी। कर्तव्य ने एक निवाला खाया। उसे खाने का टेस्ट पता चल गया, क्योंकि कल ही उसने यह सब खाना एक होटल में खाया था। तभी लीलावती ईशानी की तारीफ करने लगी। तुम्हें तो पता है कर्तव्य बेटा, ईशानी को किचन से कितनी नफरत है। बट फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए उसने पूरा दिन यूट्यूब से देखकर ये डिशेज बनाई है। लीलावती बेमतलब बड़ी बड़ी बातें कहती हुई बोली। कर्तव्य टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, सारा टाइम उसी में चला गया और फिर रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना पड़ा। सही कहा ना? ईशानी को देखकर टेढ़ी मुस्कान करते हुए उसने कहा। ईशानी हैरान रह गई कि कितनी आसानी से कर्तव्य ने उसकी झूठ पकड़ ली। तुम्हें कैसे पता? ईशानी के मुंह से अनजाने में ये शब्द निकल गए, जिससे कर्तव्य का शक सही साबित हो गया, क्योंकि ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ मैं हाल में ही डिनर किया था और कल पहले इस खाने को मैंने ही इसे टेस्ट किया था। उसके बाद ही मैंने इसे शेफ को आगे खाना सर्व करने की परमिशन दी थी। उसने एक नज़र लीलावती और ईशानी को देखते हुए कहा। बात बिगड़ती देख लीलावती बात को दूसरी तरफ मोड़ने लगी। ईशानी, ये सब क्या सुन रही हूँ? तुमने ये खाना नहीं बनाया बल्कि मंगवाया है। मैं तो पूरे समय यही सोच रही थी कि यह सारा खाना तुमने खुद बनाया है। लीलावती ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे ईशानी की हरकत के बारे में कुछ पता ही ना हो। वह उसे डांटने लगी।
रहने दो मामी, उसे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर मत करो जो वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहती। उसे अपने जैसा रहने दो। किसी और की तरह बनने की कोशिश या दिखावा करने की जरूरत नहीं है। खैर चलो खाना खाते हैं। कर्तव्य प्लेट पर झुककर खाना खाने लगा, जबकि ईशानी पागलों की तरह मुस्कुराते उसे देख रही थी। उसका पूरा ध्यान खाने से हटकर कर्तव्य के चेहरे पर था। खाने के बाद कर्तव्य लीलावती को एक साइड से गले लगाकर बोला, मामी माँ, आप बेकार की बातों को लेकर इतना परेशान मत हुआ करिए। टेक रेस्ट, गुड नाइट। फिर एक नज़र ईशानी को देखकर, गुड नाइट ईशानी। गुड नाइट, ईशानी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। कर्तव्य जैसे ही डाइनिंग एरिया के बाहर निकला, लीलावती ने दांत पीसते हुए ईशानी को डांटा, तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? कम से कम कहीं और से तो मंगवा लेती। तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण मैं मौत के मुंह में जाने से बच गई। मॉम, मुझे क्या पता था? और वैसे भी मुझे क्या पता था कि वह रेस्टोरेंट उसका ही है? यह बात तो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। और क्या आपको पता है? हो सकता है कर्तव्य आपको कुछ बताता ही नहीं। बाकी मैं तो बहुत खुश हूँ। आज उसने आपके सामने मेरा सपोर्ट भी लिया और मुझे गुड नाइट भी विश किया। ईशानी पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। लीलावती उसे खुश देखकर खुद भी खुश हो गई। वहीं कर्तव्य के कमरे के अंदर गीतांजलि बालकनी में खड़ी होकर ऊपर पूरे चांद को देख मुस्कान बिखेर रही थी। तभी कर्तव्य गुस्से से भरे चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुआ। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की काफी कोशिश कर रहा था। कदमों की आहट सुनकर गीतांजलि की नजर चांद से हटकर कर्तव्य की ओर मुड़ गई। गीतांजलि हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आप आ गए? फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी नीचे डिनर करके आया हूँ। कर्तव्य रूखे स्वर में बोला, खा लिया खाना? मुझे बताया भी नहीं। कोई नहीं, शायद ज्यादा भूख लगी होगी। मेरी ही गलती है, कमरे में इंतजार करने से अच्छा नीचे वेट करती तो साथ में डिनर कर लेते। हम वैसे इनका मूड क्यों खराब है? गीतांजलि उसके चेहरे को देखते हुए बोली। क्या हुआ? आज दिन अच्छा नहीं था? क्या ऑफिस में काम का प्रेशर ज्यादा था? गीतांजलि उसके गले से टाई ढीली करते हुए प्यारी सी आवाज में बोली। तभी कर्तव्य उसका हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए बहुत ही रूखे स्वर में बोला, मैं खुद कर लूंगा। गीतांजलि उसके सजीव व्यवहार से स्तब्ध रह गई। उसने सोचा कि शादी के बाद आज तक उसने गीतांजलि से इस तरह बात नहीं की थी। फिर अचानक क्या हो गया? यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह जो इतने दिनों से खुश थी, आज फिर एक बार उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। भले ही वह रोना नहीं चाहती थी, लेकिन कर्तव्य की इतनी रूखी टोन सीधा उसके दिल को जाकर लगी। वही कर्तव्य बिना उसे देखे बाथरूम के अंदर चला गया। गीतांजलि अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो रोऊंगी। उसने खुद को डांटा और कर्तव्य की तरफ बढ़ गई। गीतांजलि धीमे कदमों से कर्तव्य के पास गई, जो उसकी ओर पीठ किए खड़ा अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। गीतांजलि ने अपना माथा कर्तव्य की पीठ से लगा दिया और उसकी शर्ट को उसके पेट के पास से कसकर पकड़कर धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ है कर्तव्य जी? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? सुबह तो सब ठीक था, अभी अचानक से क्या हुआ? मैंने कुछ किया है जो आपको बुरा लगा हो? बट सॉरी, एटलीस्ट आप बता तो दीजिए कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती ना करूं। उसकी आवाज हर बढ़ते सेकंड के साथ कांपती जा रही थी। कर्तव्य जो अपनी शर्ट उतार रहा था, उसके हाथ वहीं रुक गए। एक गहरी सांस लेकर उसने झटके से गीतांजलि को खुद से अलग कर दिया। वह आंखें चढ़ाकर कठोर स्वर में बोला, देखो गीतांजलि, मेरी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो हो सके तो उनका सम्मान करो। जो तुमसे कहें वो करो। मैं किसी का रूखा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं यह चाहता हूँ कि अगर दोबारा तुमने कोई ऐसी हरकत की तो फिर मुझे दोस्त मत देना। ये कहते उसने गीतांजलि के बहते आंसुओं को नजरअंदाज किया और बाथरूम के अंदर बढ़ गया। बाथरूम के अंदर कर्तव्य मिरर के सामने खड़ा था। बालों में उंगलियां फंसाकर वह अपने चेहरे को देख रहा था। कुछ सेकंड पहले उसने गीतांजलि की आंखों में वही डर, वही आंसू देखे थे, तो खुद को डांटता हुआ बोला, डफर स्टूपिड, अपनी वाइफ को कौन रुलाता है? उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसने गीतांजलि पर गुस्सा किया। उसने कैसे किया? वह अपना गुस्सा शांत करने के लिए शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथ दीवार से टिका लिए। वह अब शादी से पहले का समय याद करने लगा। कैसे वह गीतांजलि को शादी के दूसरे दिन ही छोड़ने वाला था, लेकिन उसने इरादा बदल दिया क्योंकि उसकी नज़र गीतांजलि के उस छोटे से मासूम चेहरे पर पड़ी। और सबसे ज्यादा जिसने उसे अपनी ओर खींचा था
बहता उसके होठों के पास लाल तेल। वो उसको काटना, चूमना और बेहद प्यार करना चाहता था। लेकिन आज उसने क्या किया? उसने अपना हाथ जोर से दीवार पर मारा। यही होता है जब आप अपने इरादों पर अडिग नहीं रह पाते। उसने शावर बंद किया और बाथरूम से बाहर निकल गया। नाइट ड्रेस पहनकर कर्तव्य कमरे में आया। उसने देखा कि गीतांजलि एक तरफ बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। कर्तव्य की धड़कनें बढ़ गईं। वो मन ही मन खुद को डांटते हुए बोला, या तो उसे खुश रखो या फिर जिंदगी भर रुलाओ। उसने गीतांजलि का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए नरम आवाज में पूछा, तुमने खाना खाया गीत? गीतांजलि ने बिना उसकी तरफ देखे सपाट लहजे में कहा, नहीं, भूख नहीं है, पेट भरा सा है। पेट भर गया है या मन भर गया? कर्तव्य ने अचानक पूछा। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसने खाना नहीं खाया है, लेकिन कुछ मिनट पहले हुई लड़ाई के कारण अब वह खाना नहीं खा रही थी। उसकी बात का मतलब समझकर गीतांजलि ने डरते हुए कांपती आवाज में उसको समझाने की कोशिश की। जी वो। तभी कर्तव्य बीच में बोल पड़ा, मेरा पेट नहीं भरा है, मन भरा है, सो अभी मुझे भूख लग रही है। जल्दी से खाना लेकर आओ, मैं बालकनी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वी विल हैव डिनर ओवर देयर, ओनली फॉर बालकनी। बालकनी एरिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। कर्तव्य वहां लगे पौधों को देखने लगा। वह जानता था कि पौधों की देखभाल गीतांजलि का काम है। गीतांजलि को कुछ दिन पहले बहुत से फूल पसंद आए थे। उसने कर्तव्य को इसके बारे में पूछा था और कर्तव्य ने सहमति दी थी। रात की रानी का फूल पूरे बालकनी में सुखदायक खुशबू फैला रहा था, जिससे कर्तव्य को अपनी नसों को शांत करने में मदद मिल रही थी। कर्तव्य को एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि गीतांजलि को पेड़ पौधों से काफी प्यार है। तभी उसके मन में ख्याल आया, क्या इसी वजह से वह ज्यादा टाइम यहीं पर रहती है? वह इन फूलों के साथ इतनी खुश है, हो भी सकता है। हमेशा उसके बारे में सोचना बंद कर कर्तव्य ने खुद को झटका दिया। थोड़ी देर पहले मैंने ही उसे कहा था कि कुछ लोगों के साथ ठीक से पेश आओ, जो मेरे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। लेकिन मैं ये बात भूल गया कि वह भी तो अब मेरी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। मैं उसे इतना दर्द कैसे दे सकता हूँ? वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी गीतांजलि खाना लेकर बालकनी में आई। कर्तव्य ने जानबूझकर सभी कुशन और बाकी सामान दूसरे सोफे पर फेंक दिया, ताकि गीतांजलि उस सोफे पर ना बैठकर उसके बराबर में बैठे और उसके पास कोई अलग जगह पर बैठने का कोई ऑप्शन ही ना हो। गीतांजलि ने ट्रे मेज पर रखी और कर्तव्य के पास बैठ गई। वह धीरे धीरे कर्तव्य की प्लेट में खाना डाल रही थी। उसके भाव देखकर कर्तव्य को पता चल गया था कि वह अब उससे डर रही है। गीतांजलि का चुप रहना उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। वह उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करनी चाहिए। तभी उसने खाने को देखा और सोचा, हाँ, इस डिनर के बारे में यही सबसे अच्छा तरीका है। ये बिरयानी तुमने बनाई है? उसने पूछा। फिर खुद ही अपनी बेवकूफ़ी पर मन ही मन खुद को डांटने लगा। बेवकूफ़ कहीं का, ये कैसा सवाल है? क्या तुम्हें पता नहीं है उसे खाना बनाना बहुत पसंद है और खास मेरे लिए पसंदीदा चीज बनाती है? तो इसी ने ही बिरयानी बनाई होगी। गीतांजलि ने बिना उसकी ओर देखे जी कहकर जवाब दिया और उसकी प्लेट उसके सामने रख दी। गीतांजलि जानती थी कि कर्तव्य को बिरयानी पसंद है। वह अभी भी गीतांजलि के उदास चेहरे को देखकर बहुत परेशान हो रहा था। कर्तव्य ने गीतांजलि के मासूम चेहरे पर आई उदासी को देखते हुए कहा, आज का मौसम कितना अच्छा है ना? ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। देखो, सुबह इतनी धूप भी नहीं थी और देखो बारिश भी नहीं है। वह मुस्कुराकर बोला। हाँ, गीतांजलि ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया। यह सब बोलकर कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन हाँ, उसका अपना दिमाग जरूर खराब होने लगा। उसने खुद को शांत किया और कहा, बताओ, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? इस बार गीतांजलि ने ना तो जी कहकर जवाब दिया और ना ही हाँ कहकर जवाब दिया, बल्कि बस एक दो सेकंड उसे देखती रही। उसकी हल्की भूरी रंग की आंखें कर्तव्य को उसकी सारी सच्चाई बयान कर रही थी कि सुबह का दिन उसके लिए अच्छा था, जबकि रात सबसे बुरा। गीतांजलि ने कोई जवाब नहीं दिया और एक बार फिर नीचे देखने लगी। उसने अब कोई सवाल नहीं किया और अपनी प्लेट में थोड़ी सी बिरयानी निकाल ली। कर्तव्य खुद ही उदास हो चला, क्योंकि गीतांजलि का मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ था। तभी अचानक गीतांजलि कुछ बोली और कर्तव्य ने उसे बीच में ही रोक दिया। जी वो। चुप, एकदम चुप। कर्तव्य की कठोर आवाज ने गीतांजलि को चुप करा दिया, जो अब कर्तव्य को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, जिनकी आंखें धीरे धीरे आंसुओं से भर रही थी और होंठ कांपने लगे थे। अपने होंठ को काटते हुए उसने कांपते होंठों को नियंत्रित करने की कोशिश की
और अपना सर अचानक नीचे कर लिया, लेकिन कर्तव्य की तीखी निगाहें अभी उसके ऊपर ही थी। कर्तव्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली, फिर छोड़ी और गीतांजलि को पूरी तरह अपनी तरफ घुमा दिया। स्वीट हार्ट, कर्तव्य ने बहुत ही प्यार से उसका नाम पुकारा। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था, आई ट्रस्ट यू। मैं ये खुद को डांट रहा था, कसम से यार। उसका इतना कहते ही गीतांजलि का सब जवाब दे गया। वह अपना चेहरा हाथों में छिपाकर बच्चों की तरह रोने लगी। कर्तव्य ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसे हटाया नहीं। उसने उसके माथे को अपने माथे से जोड़ा और धीमे से बोला, मुझे माफ़ कर दो डियर वाइफ, मुझे सच में माफ़ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगा। गीतांजलि ने अपनी हथेलियां अपने चेहरे से हटाई, पूरी तरह से चेहरे से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी आंखों से। उसने अपनी आंखें कर्तव्य की ओर उठाई और एक नज़र कर्तव्य को देखा। वह उसे बहुत प्यार से देख रहा था। उसने झुककर उसकी रोती हुई आंखों को चूमा और एक बार फिर धीमे से बोला, सॉरी बाबू, माफ कर दो ना। ना तो मैंने तुम्हें अपने उदास मूड का कारण बताया और ना ही तुम्हें कुछ कहने का मौका दिया। गीतांजलि ने अपनी हथेलियां नीचे कर ली, जिससे उसकी नाक दिखने लगी। एक बार फिर से रोने के कारण उसकी नाक लाल हो चुकी थी। कर्तव्य ने नाक को पूरी शिद्दत से चूमा और एक बार फिर माफी मांगी। तुमसे बदतमीजी से बात करने और तुम्हारे हाथ को झटके से हटाने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कर्तव्य को माफी मांगते देख गीतांजलि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कर्तव्य फिर नीचे झुका और बहुत शिद्दत से उसके होठों को अपने होठ से छू लिया और धीमे से बोला, गीतांजलि। गीतांजलि सदमे में चली गई। कर्तव्य धीमे से बोला, सॉरी, बट मैं खुद को रोक नहीं पाया। गीतांजलि का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और आंखें झुक गई थी। कर्तव्य ने गीतांजलि की प्लेट उठाई और सारी बिरयानी दूसरी प्लेट में रख दी। ये क्या कर रहे हैं आप? गीतांजलि कंफ्यूज होकर बोली। कर्तव्य बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा। गीतांजलि ने कहा, नहीं, मैं खुद खा लूंगी। कर्तव्य ने कहा, बेशक तुम खुद ही खाओगी, लेकिन तुम्हें बस चबाना है और निगलना है। मैं सिर्फ खाना तुम्हारे मुंह तक लेकर जाऊंगा। कर्तव्य ने उसे समझा और एक चम्मच बिरयानी का उसके मुंह की ओर बढ़ा दिया। गीतांजलि ने बिना कोई ना नुकर के चुपचाप उसे खा लिया। कर्तव्य ने अचानक से पूछा, स्वीट हार्ट, क्या तुम मुझे तलाक लेने का प्लान बना रही हो? गीतांजलि कर्तव्य की ओर देख रही थी। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने जल्दी से अपना सिर नामे हिला दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कर्तव्य ऐसी बातें कर रहा है। कर्तव्य ने कहा, नहीं ठीक है, अगर तुम अपना पूरा जीवन मेरे साथ बिताने को तैयार हो तो प्लीज़ यह अनकंफर्टेबल महसूस करना बंद करो। यह तो बस शुरुआत है, हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। गीतांजलि उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाने लगी। कर्तव्य ने बिरयानी का एक चम्मच अपने मुंह में डाला और उसका स्वाद लेकर खुश होने लगा। उसने कहा, मैंने आज तक इतनी अच्छी बिरयानी नहीं खाई। आई लव यू डियर वाइफ। कर्तव्य ने जल्दी से अपनी बात सुधारी, मेरा मतलब है आई लव दिस बिरयानी। कर्तव्य ने दूसरा निवाला गीतांजलि को खिलाते हुए कहा, एक बात पूछूं, तुम रोई क्यों? क्या तुम्हें मेरे शब्दों में सचमुच इतना दुख पहुंचा? गीतांजलि ने पास रखा पानी का गिलास पूरा पी लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी तबीयत खराब लग रही थी। कर्तव्य ने उसका सिर सहलाना शुरू कर दिया। गीतांजलि डरते हुए बोली, वह मैं छोटी थी तभी मम्मा की डेथ हो गई थी। मुझे तो उनकी बात याद ही नहीं है, बस उनका धुंधला चेहरा याद है। जब मम्मा थी तो पापा भी अच्छे थे, बस थे, पर उनके बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली जो मेरी सेकंड मॉम है, सॉरी बहू रानी सा है, और मनीषा। इन दोनों ने मुझ पर कुछ ही दिनों में अलग अलग आरोप लगाने लगे कि मैंने उनकी कुछ अजीब चीज़ चुरा ली है। धीरे धीरे पापा भी मुझसे दूरियां बनाने लगे और बहू रानी सा की तरह बात करने लगे। वे हमेशा मुझे डांटते थे, मारते भी थे। उन्होंने मुझे अच्छे से बात नहीं की। उन्होंने अचानक अपने किसी फ्रेंड के बेटे से मेरी शादी तय कर दी। मैं उनके टॉर्चर से इतनी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी कि एक समय ऐसा आया कि मैं इमोशनली टूट गई। फिर वे मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करते थे, मैंने बिना कोई आवाज़ उठाए सहना शुरू कर दिया। यह कहते हुए गीतांजलि रो पड़ी और बोली, जब आपने डांटा तो मुझे ना सबकी बातें याद आ गई थी। फिर आगे बोली, अपनी आंखें नीचे करते हुए, पर मैं आपके साथ एक अलग ही जुड़ाव महसूस करती हूँ। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड में आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपके साथ कुछ एहसासों से जुड़ रही हूँ। जो भावनाएं मैंने बहुत समय पहले दफन कर दी थी,
भी आज बाहर आ रही हैं। मेरे इतने सालों में आप ही ऐसे हो जिससे मुझे अलग ही जुड़ाव सा महसूस हो रहा है। मुझे आज खुशी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। आपकी एक नज़र से मेरा दिल जान जाता है कि मैं इस भारी भीड़ में अकेली नहीं हूँ। इसलिए जब थोड़ा सा गुस्सा किया आपने तो मुझे महसूस हुआ कि आप मुझे अब अकेला छोड़ने वाले हैं और मैं आपके शब्दों को सहन नहीं कर पा रही थी। यह कहते हुए उसकी आवाज़ भर गई और आंसू बहने लगे। वह कर्तव्य की आंखों में न देखते हुए धीमी और डर भरी आवाज़ में बोली, क्या मैं सिर्फ थोड़ी देर आपके गले लग सकती हूँ? सिर्फ एक बार, मैं प्रॉमिस करती हूँ, फिर मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। कर्तव्य ने कहा, तुम कभी नहीं मांगोगी तो इस बार भी नहीं मांगना चाहिए था। इतना कहते हुए कर्तव्य ने उसके कांपते हुए चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी नम आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम मेरी हो तो हमेशा के लिए मैं तुम्हारा हूँ। अगर मेरा तुम पर हक है तो तुम्हारा भी मुझ पर पूरा हक है। इतना कहते हुए कर्तव्य ने गीतांजलि को अपनी बाहों में भर लिया। गीतांजलि उसके सीने में चेहरा छुपाकर रोने लगी। कर्तव्य ने कहा, गीत रोना बंद करो प्लीज, आज के लिए इतना ही काफी है, अब और आंसू नहीं। कर्तव्य ने उसके माथे को चूमा और उसके बालों को सहलाते हुए मुस्कुराकर बोला। गीतांजलि की सिसकियां धीमी हो गईं, लेकिन उसने खुद को कर्तव्य से अलग नहीं किया। बचपन से ही गीतांजलि को जिस सामान्य स्नेह यानी कि सिर्फ सहलाने की मन ही मन इच्छा थी, वह आज कर्तव्य के माध्यम से मिल रहा था। और अगर वह इस बात के लिए आभारी नहीं हुई तो उसे धिक्कार है। गीतांजलि कर्तव्य की और ज्यादा करीब हो गई। बदले में कर्तव्य ने गीतांजलि पर अपनी बाहें कस दी। गीतांजलि वैसे ही उसके सीने में अपना सिर छुपाए हुए बोली, क्या आपको लगता है कि वह कौन सी चीज है जो हम दोनों को अनंत काल तक साथ रखेगी? गीतांजलि ने धीमे से कहा। कर्तव्य के सवाल पूछने से पहले प्यार को छोड़कर कर्तव्य को अभी उसकी बात समझ नहीं आई थी। गीतांजलि ये देख उसे समझाते हुए बोली, आप जानते हैं यह एक अरेंज मैरिज थी, इसमें कोई लव नहीं था। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे बीच एक दूसरे के लिए कोई समानता नहीं है। बहुत से जोड़े ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वे अचानक और भाग्यवश कभी अलग हो जाते हैं। तो प्यार, सम्मान, समझौता, समाज, विश्वास के अलावा आपको ऐसा क्या लगता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कर्तव्य अचानक से बोल उठा, पहले तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? गीतांजलि हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे बताने लगी, मेरे लिए तो यह है कि मुझे अपना जीवन साथी जैसा भी है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। अगर मैं आपके सामने अपनी असली पहचान नहीं रख सकती तो हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हर बार मुझे आपके मापदंडों पर खरा उतरने के लिए दिखावा करना पड़ेगा और मुझे ऐसे रिश्ते में घुटन महसूस होगी। लेकिन हाँ, अगर अपनी इच्छा से खुद को बदल रहे हो तो ये अलग बात है। जैसे आपने मुझे स्वीकार किया जब मैंने कहा कि मैं केवल इंडियन बियर ही पहनूंगी। वाह, वेरी एंड इम्प्रेसिव। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। कहीं ना कहीं हम अपने पार्टनर से यही उम्मीद करते हैं कि वे अपनी भावनाओं को जानें, उन्हें एडजस्ट करें या बदल दें। क्या सच में मैं अपने आप को बदल रहा हूँ या नहीं? कर्तव्य उसके होठों को सहलाते हुए मुस्कुराया। वह गीतांजलि को गोद में उठाकर फर्श पर लेकर लेट गया और गीतांजलि को अपनी छाती से लगाकर उसके हाथों को हल्के हल्के दबाकर मसाज करने लगा। उसकी सांसों से गीतांजलि के शरीर में गर्मी फैल रही थी। कर्तव्य उसे अपने में और ज्यादा सटाते हुए धीमी आवाज में बोला, तो क्या आपको बताया जाए कि आपकी बीवी कैसी है? देखो, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अनफॉर्चुनेटली रिश्तों में दरार आ ही जाती है और उन्हें सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, वो एहसास ही है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचता है। मुझे हर बार बताता है कि तुम नहीं और मैं नहीं, बल्कि हम दोनों हम हैं। अब मैं तुम्हारे इमोशंस को महसूस कर सकता हूँ। वह उसके बालों पर अपने एक हाथ रखते हुए बोला। कर्तव्य अब अपने एक हाथ से उसकी ढीली बालों की चोटी खोलने लगा। बाल खोलकर अब उसके चेहरे पर अपने होंठ रखने लगा था। तभी गीतांजलि जल्दी से बोल पड़ी, क्या एक बात बोलूं आपको? कर्तव्य ने कहा, जितना मन है उतनी बातें कह सकती हो। कर्तव्य उसके खुले बालों में अपने हाथ घुमाते हुए बोला, लोग गलत कहते हैं जो कहते हैं कि जिंदगी 2 दिन की होती है। ट्रस्ट मी, जिंदगी बहुत लंबी होती है और मैं आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। गीतांजलि अपना चेहरा कर्तव्य के चेहरे के बिल्कुल करीब करते हुए बोली, बल्कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। अगर अचानक मौत आ जाए तो क्या फिर भी ऐसा पॉसिबल है? कर्तव्य जल्दी से बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मौत हमें अलग करेगी?
क्या हम एक साथ नर्क नहीं जा सकते? गीतांजलि उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसके चेहरे पर आई कंफ्यूज को देखते हुए कर्तव्य हल्का सा हंसकर बोला, क्योंकि मैंने तो बहुत पाप किए हैं, और अगर तुमने आज तक नहीं किए हैं तो कोई नहीं, तुमसे भी पाप करवा दूंगा। कर्तव्य उसका मूड सही करने के लिए हंसने लगा। गीतांजलि उसकी बात सुनकर खुशी से मुस्कुराई। कर्तव्य हंसकर बोला, आखिरकार मेरा मिशन पूरा हुआ। गीतांजलि उसे कंफ्यूजन से देखने लगी। कर्तव्य ने कहा, एटलीस्ट हंसी तो तुम, तब से रो ही रही थी। गीतांजलि अब उसे घूरते हुए बोली, पहले रुलाया किसने? मैं अपनी बहुएं सिकोड़े हुए बोल रही थी। कर्तव्य उसके चेहरे पर गर्म सांसें फूंकते हुए बोला, मैं रुला सकता हूँ तो हंसा भी सकता हूँ। और गीतांजलि की गर्दन पर गुदगुदी करना शुरू कर दी, जिसके जवाब में गीतांजलि खिलखिलाकर हंसने लगी। गीतांजलि ने खिलखिलाकर हंसते कहा, रुको रुको रुको, आपने अपनी ये दाहिनी आईब्रो कितनी अच्छी तरह से उठाई है, जबकि मैं केवल अपनी एक ही उठा पाती हूँ। फिर आप एक साथ कैसे उठाते हैं? वह दोनों उठ रही हैं। गीतांजलि कर्तव्य का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, जिसे गीतांजलि के भागने के अगले कदम का अंदाजा लगाकर कर्तव्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। गीतांजलि को लगा कि कर्तव्य की पकड़ अब उसकी कमर पर ढीली पड़ गई है। वह अचानक से उठ खड़ी हुई, लेकिन चल नहीं पाई, क्योंकि ब्रूनो और ट्रॉफी ठीक उसके सामने दरवाजे पर खड़े थे। वैसे तो वह उनसे डरती नहीं थी, फिर भी वह थोड़ा सा घबरा रही थी, क्योंकि बचपन से ही उसके मन में जो डर बैठा था वह इतनी आसानी से कैसे जाता। वह जल्दी से वापस कर्तव्य के पास आई और उसकी छाती पकड़कर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया। कर्तव्य ने हंसते हुए उसे वैसे ही अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसका माथा चूमा। शर्म से भरे लाल चेहरे के साथ गीतांजलि ने उसकी ओर देखा। कर्तव्य चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। यह देख गीतांजलि ने एक बार फिर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया। वहीं ब्रूनो और ट्रॉफी जल्दी से भागते हुए कर्तव्य के पास आ गए। गीतांजलि उन्हें देखकर इतना घबरा चुकी थी कि वह कर्तव्य से इस कदर चिपकी खड़ी थी जैसे वह उसमें समा जाएगी। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, कर्तव्य ने उसके कान में धीरे से कहा, और गीतांजलि के कांपते हाथों को अपनी हथेली में थाम लिया और उसे बहुत नरमी से चूमा। फिर अपनी हथेली को ब्रूनो के रोएदार पीठ पर घुमाने लगा। गीतांजलि ने भी दोनों की तरफ देखा। उसी वक्त कर्तव्य ने गीतांजलि के कान पर बाइट कर लिया। अचानक गीतांजलि को दर्द महसूस हुआ तो उसने झटके से घूरकर कर्तव्य को देखा। मैं बेहद दिलकश मुस्कुराहट दे रहा था। ये तुम्हें काटे या ना काटे, पर मैं तो तुम्हें काट सकता हूँ। गीतांजलि उसकी बातें सुन सदमे में खड़ी थी। तभी टॉफी एक बार फिर भौंका। गीतांजलि जल्दी से उसके गले से लिपट गई और उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, प्लीज मुझे मत छोड़ो, ये मुझे काट लेंगे। कर्तव्य उसे वैसे ही अपनी बाहों में भरते हुए बोला, नहीं छोड़ूंगा स्वीटहार्ट। उसने मनी मन खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह गीतांजलि को अब अपने से दूर नहीं जाने देगा। तभी वह वैसे ही नीचे बैठ गया। ब्रूनो भी उसके पास ही बैठ गया था। ब्रूनो चाहता था कि गीतांजलि उसके साथ खेले, इसलिए वह बार बार भौंककर उसकी ओर देखने के लिए मजबूर कर रहा था। कर्तव्य ने अपने एक हाथ से गीतांजलि की कमर को बहुत अच्छी तरह पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से ट्रॉफी को शांत करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों अभी भी गीतांजलि को देखकर भौंक रहे थे। यह देख कर्तव्य ने उसके कान में बोला, गीत मेरा विश्वास करो, ये डॉग्स इंसानों से ज़्यादा वफादार और मिलनसार होते हैं। कम से कम एक बार उनसे दोस्ती तो करके देखो। अगर नहीं हुई तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मुझे पता है तुम्हारे अतीत में बहुत सारी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं, बट उन्हें बदलने की कोशिश तो करो। गीतांजलि नम आवाज में बोली, क्या आप मुझे हर चीज़ से उबारने में मदद करेंगे? कर्तव्य पूरी शिद्दत के साथ उसके माथे को चूमा। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। गीतांजलि ने मुड़कर उन दोनों डॉग्स की ओर देखा, फिर प्यार से उनका सिर सहलाने लगी। तभी टॉफी एक बार फिर भौंकते हुए उसकी गोद में कूदकर बैठ गई। कर्तव्य देख स्तंभ रह गया। वह मनी मन सोचने लगा, ये क्या जुर्म है भगवान, आज तक मैं अपनी बीवी की गोद में नहीं सोया, और ये ब्रूनो, हाउ डेयर यू। ट्रॉफी भी उसके साथ गीतांजलि की गोद में चढ़कर बैठ गया। गीतांजलि बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उनका सिर सहलाने लगी। फिर कर्तव्य को देखकर उसने बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ उन दोनों के सिर पर धीरे से एक किस कर लिया। कर्तव्य देखकर बेहद गुस्से से उसे घूरते हुए मनी मन बोला, हो, यही देखने के लिए मैं अंधा नहीं हुआ आज तक। मुझे कभी खुद से किस नहीं किया। दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह चिढ़कर बोला, गीत चलो सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है।
फिर उन दोनों को गीतांजलि की गोद से अलग करते हुए बोला, चलो अब तुम दोनों भी यहाँ से जाओ। ब्रूनो ट्रॉफी कर्तव्य को घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कर्तव्य उठा और गीतांजलि को भी अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसे समझाते हुए बोला, देखो ब्रूनो ट्रॉफी अच्छे हैं, पर क्या भरोसा कब उनका मूड कैसा हो, तो ज़्यादा क्लोज मत होना उनसे, ठीक है। पर आप तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे। गीतांजलि अभी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही कर्तव्य बोल उठा, अरे यार हो जाती है गलती, कभी कभी जब मैं रहूं तभी उनसे मिलना, और उन्हें ये किस वगैरह मत किया करो। गीतांजलि अजीब सा मुंह बनाकर, पर आप तो उन्हें किस भी करते हैं, खेलते भी हैं उनके साथ। कैसे समझाऊं तुम्हें, समझ नहीं आता। मुझे इन डॉग्स से जेलस फील हो रहा है, वह मनी मन झल्लाकर बोला। गीतांजलि अब उसे अजीब नजरों से देख रही थी। ठीक है, जो करना है करो। कर्तव्य उसे अपनी ओर घूरता देकर जलकर बोला, वैसे आपकी ये फर्स्ट एंड लास्ट एवर क्रिस क्या है, क्योंकि कुछ देर पहले कर्तव्य के मुंह से अचानक यह क्रिस का नाम निकला था, इसलिए गीतांजलि ने गौर से सुना था। कर्तव्य उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, जरा सा गौर फरमाना है आपको मोहतरमा, फिर सब पता चल जाएगा आपको। गीतांजलि चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए बेड पर लेट गई। कर्तव्य लाइट बंद करके उसके पास बेड पर आ गया और दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से ढक दिया। कल सुबह एक साइड विजिट पर जाना है, तो सुबह जल्दी चलना होगा। कर्तव्य उसे पहले ही इन्फॉर्म कर रहा था। हाँ, गीत ने धीमे से कहा। क्या मैं आपको पकड़कर सो सकती हूँ? गीतांजलि धीमे से बोली। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? कर्तव्य भी उसे चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। गीतांजलि उसके चिढ़ाने से अजीब सा मुंह बनाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करने लगी। तभी कर्तव्य ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसका सर अपने सीने में ऐसे छिपा लिया जैसे वह छोटी सी बच्ची हो। गीतांजलि मासूमियत से भरी आंखों से कर्तव्य की ओर देख रही थी। कर्तव्य मुस्कुराया और अपनी हथेली से उसकी आंखें बंद कर दी और प्यार से बोला, सो जाओ। कुछ देर बाद उसे लगा कि वह सो चुकी है, तो उसने अपनी हथेली उसकी आंखों से हटा ली। छत को घूरते हुए उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गीतांजलि की ओर देखा और उसके पूरे चेहरे को पूरी शिद्दत से चूमा और धीरे धीरे नींद की गहराई में चला गया। सुबह सुबह ही कर्तव्य किसी काम से बाहर चला गया था। जब कर्तव्य बाहर से वापस लौटा तो उसने देखा कि डाइनिंग एरिया पर लीलावती और ईशानी, सिर्फ ये दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रही थीं। डाइनिंग टेबल पर केवल लीलावती और ईशानी को देखकर कर्तव्य की बहुएं परेशानी में सुकड़ गईं। जैसे ही लीलावती को कर्तव्य की आहट सुनाई दी, ईशानी बोलने लगी, गीतांजलि अपने रूम में ब्रेकफास्ट कर रही है मॉम, जैसे कि आपने कहा था कि वह हमारे साथ खाना पसंद नहीं करती। ईशानी बोली, कोई बात नहीं ईशानी, तुम इतनी कंप्लेंट मत करो। उसे पसंद नहीं है तो ठीक है, जबरदस्ती नहीं है कोई। वैसे भी हम हैं ही कौन इस घर में, कोई हमें पसंद नहीं करता। लीलावती ने नकली आंसू बहाते हुए बोली और अपने रूम की तरफ चली गई। ईशानी पीछे से उदासी भरे चेहरे के साथ आवाज लगाती हुई बोली, मम खाना तो खा लीजिए। कुछ सेकंड बाद ईशानी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कर्तव्य की ओर देखने लगी थी। धीरे से उसके पास चलकर आई और बोली, देखो ना कर्तव्य, मम अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। अभी भी इतनी छोटी सी बात पर स्ट्रेस लेकर कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। यह सब उसे गीतांजलि की वजह से हुआ है। फिर उसके सीने पर अपने हाथ रखते हुए बोली, लेकिन अगर तुम चाहो तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो सकता है। तुम समझ रहे हो ना कि मेरा क्या मतलब है। कर्तव्य ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ईशानी ने देखा कि कर्तव्य गुस्से से सीढ़ियां चढ़ रहा है। उसके हाथ की मुट्ठियां बनी हुई हैं जो उसके गुस्से को दर्शा रही हैं। ईशानी टेढ़ा हंसते हुए बोली, अब तुम्हारा क्या होगा बीच, कर्तव्य का असली रूप बाहर आएगा, फिर देखना तुम्हें इस घर से कैसे बाहर निकाल कर फेंक देता है वह। मैं इस गलत फहमी का ऐसा जहर घोलूंगी कि तुम्हारी जिंदगी में जीने लायक नहीं रहेगा। यह कहते हुए ईशानी ने एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ वहां से अपने रूम की ओर चली गई। युवराज जो अभी फ्रेश होकर नीचे नाश्ता करने आया था, उसने यह सब देखा तो उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारा। मैं गुस्से से दीवार पर एक और मुक्का मारता हुआ बोला, मैं किसी दिन इस लोमड़ी की जान ले लूंगा। यह कहते हुए युवराज बेहद गुस्से से अपने रूम की तरफ वापस चला गया। ऐसा क्या हो गया कि एक ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे नहीं आ सकती? उनके साथ इतना भी क्या गुस्सा, कमरे में अकेले खाने का शौक चढ़ा है। पर कोई तो बात होगी, ऐसा क्यों करेगी? ईशानी से गुस्सा समझ आया है, पर मामी से क्यों?
कर्तव्य खुद ही सोचते हुए अपने रूम की ओर बढ़ गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा गीतांजलि चाकू और कांटे लेकर नाश्ता करने की कोशिश कर रही थी। वह सबके सामने उसे पकड़ने में शर्मा रही थी। यह देखकर वह दिन याद आ गया जब वह लंच के लिए रेस्टोरेंट गए थे। तब गीतांजलि ने चाकू और कांटे को पकड़ने में कैसी झिझक महसूस की थी। वैसे कर्तव्य ने उसे ऐसा करने को नहीं कहा था, लेकिन वह फिर भी कर रही थी। कर्तव्य दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, स्वीट हार्ट। गीतांजलि ने अचानक से अपना नाम सुनकर चौंक गई। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया। दूसरे हाथ में कांटा था जिसके एक सिरे पर स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी, जो अभी गीतांजलि के होठों के बीच थी। गीतांजलि उसे देखकर ना तो उसे बाहर निकाल पा रही थी और ना ही निगल पा रही थी। कर्तव्य धीरे से चलता हुआ उसके पास आया और बिना उससे नजरें हटाए उसने स्ट्रॉबेरी के एक हिस्से को उसके होठों के पास से बहुत प्यार से अपने होठों से बाइट कर लिया। कर्तव्य के होठों को अपने पास महसूस करते ही गीतांजलि की आंखें बंद हो गईं और उसकी पकड़ अपने कांटे पर और मजबूत हो गई। कर्तव्य ने उसे देखते हुए कहा, ये क्या है गीत? गीतांजलि को अब कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। कर्तव्य बोला, मैंने तुम्हें उस दिन तो कुछ नहीं कहा था, ना ही मुझे उस समय सही नहीं लगा था। मुझे भी इन कांटे चाकू का इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए कोई बात नहीं। याद है ना हमारी शादी की रात तुमने मुझे साफ कहा था कि तुम अपनी इंडियन वेयर कलर नहीं छोड़ोगी। फिर ये क्यों? गीतांजलि धीमी आवाज में बोली, मैं अभी वही कह रही हूँ कि मैं अपना पहनावा अपने परंपरागत तरीके से ही पहनूंगी, लेकिन एक साथ लाइफ जीने का नया तरीका तो अपना सकती हूँ ना। मैं कांटे से बिरयानी खाकर कोई पाप नहीं करने जा रही हूँ, लेकिन जब भी हम चाउमीन खाने के लिए डिनर डेट पर जाएंगे तो मैं अपने हाथों से कैसे खाऊंगी? मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कोई मुझे जज करेगा, सिवाय एक के। लेकिन यह मेरे बारे में है कि मैं एक अजीब तरीके से चीनी या इटालियन नहीं खाना चाहती हूँ। मुझे भी इसकी समझ होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको सीखना चाहती हूँ। कर्तव्य गीतांजलि के ठीक सामने बैठ गया। उसने अपना एक पैर दूसरे पैर पर रख रखा था। उसका एक हाथ अब उसके होठों पर था, जो कि उसकी मुस्कुराहट छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। तभी थोड़ी देर पहले उसे ईशानी की बातें याद आईं। उसने मनी मन सोचा, अगर मैं अभी भी इसे गलत समझने की कोशिश करूंगा तो मैं खुद को ही जिंदगी भर धोखा दूंगा। अपने प्यार से कौन झगड़ा करता है? नहीं, मैं नहीं करूंगा। वह अचानक से झुका और उसके होठों को अपने होठों से छूकर पीछे हट गया। फिर उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम मेरे साथ डिनर डेट पर चलना चाहती हो? गीतांजलि शर्माते हुए अपनी नज़रें झुकाकर बोली, मैं हर वह छोटी बड़ी चीज़ करना चाहती हूँ जिन्हें मैंने आज तक नहीं किया है। मैं आपसे और आपके लिए बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। मैं धीमे से शर्मीली सी आवाज़ में बोली। वह अभी भी उससे नज़र मिलाने से कतरा रही थी। कर्तव्य उसके शर्म से लाल चेहरे को निहारते हुए बोला, बहुत अच्छी बातें की हैं तुमने। अब मैं तुम्हें हर वो चीज़ सिखाऊंगा नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तो अपनी बात से पीछे मत हटना। कर्तव्य को सोचकर गहरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। गीतांजलि शर्मा गई और बिना देखे कर्तव्य की ओर एक स्ट्रॉबेरी बढ़ा दी। कर्तव्य ने उसकी कलाई पकड़ ली। स्ट्रॉबेरी के साथ उसकी उंगलियों को भी हल्के से छू लिया। फिर उसे देखते हुए उस स्ट्रॉबेरी को अपने होंठ पर रखते हुए शरारती आवाज में बोला, तैयार हो जाओ। यह सुन गीतांजलि की आंखें चौड़ी हो गईं। वह सोचने लगी कि कर्तव्य अब उसके साथ क्या हरकतें करने वाला है, जबकि गीतांजलि क्या सोच रही है उसका अनुमान लगाते हुए कर्तव्य के होठों पर एक दबी सी हंसी आई। वह अपने होठों को अंदर की ओर दबाते हुए बोला, हमें बाहर जाना है, गेट रेडी फॉर आउट। उसने अब उसे क्लियर समझाया। गीतांजलि ने सामने लगी बड़ी सी घड़ी को देखा। कर्तव्य उसे देखकर बोला, मुझे पता है अभी बहुत टाइम है, लेकिन कोई अच्छी सी ड्रेस भी तो पहननी है। और यह कहकर वह एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि शर्म से लाल गीतांजलि ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की। कुछ देर बाद वह तैयार होने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ लीलावती के रूम के अंदर मामी माँ कहते हुए कर्तव्य ने उनके रूम में प्रवेश किया। लीलावती कर्तव्य को अपने रूम में आता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे कर्तव्य बेटा, कम कम। और अपने पास रखे कुछ डायमंड के नेकलेस में से एक नेकलेस कर्तव्य को दिखाते हुए कहा, यह देखो कैसा लग रहा है। कर्तव्य ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा है, यह एक असली हीरा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लीलावती ने उसके चेहरे को सहलाया, फिर आगे पूछा, क्या बात है कर्तव्य? लीलावती उसके चेहरे पर आए बेचैनी को देखते हुए बोली,
आपने नाश्ता को आधा क्यों छोड़ दिया? आपको अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कर्तव्य ने अब अपनी चिंता व्यक्त की। लीलावती ने गहरी सांस लेकर कहा, सॉरी, क्या करूं बेटा, थोड़ी उदास हो जाती हूँ जब भी अपनी हकीकत याद आती है। दुख तो होता है ना। और तो और कर्तव्य बेटा, पता है घर के लोग क्या कम थे जब गीतांजलि भी मुझे मेरी औकात इस घर में दिखाने लगी है। पर कोई नहीं, थोड़े दिन और सह लूंगी। बस तू अपने मुकाम से मत हटना। गीतांजलि बस तेरी बीवी है, उसकी तरफ तेरा मन तो लगा रहे, पर तू अपनी प्लानिंग पर ध्यान देना। भूल मत जाना, तुझे सब याद है ना? कर्तव्य धीमे से बोला, मैं कुछ नहीं भूला मामी, सारी बात याद है। मैंने गीतांजलि से शादी के लिए क्यों हाँ कहा था वह भी मुझे, और मेरा मकसद भी याद है। ये कहते हुए कर्तव्य की आंखों में एक अलग ही बेचैनी दिखने लगी। लीलावती ने एक इविल स्माइल के साथ फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, तो फिर तुझे ये सारी प्लानिंग अब भी मंजूर है ना? जवाब में कर्तव्य ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मनी मन उसके कुछ और चल रहा था। तभी एक मेड ने नाश्ते से भरी ट्रे उसके रूम के पास लेकर आई। कर्तव्य ने उसे इशारे से लीलावती को नाश्ता सर्व करने की अनुमति दी। जैसे ही मेड ने नाश्ता सर्व किया, कर्तव्य लीलावती को एक नज़र देखकर उस रूम से बाहर चला गया। इसी बीच गीतांजलि रेडी होकर सीढ़ियां नीचे उतर रही थी। तभी उसने देखा कर्तव्य लास्ट सीढ़ी के पास अपनी पॉकेट में हाथ डालकर उसे उतरते हुए देख रहा है। यह देख गीतांजलि की चाल थोड़ी धीमी हो गई। कर्तव्य ने अपने गाल पर हाथ फेरा और फिर 2 स्टेप सीधा चढ़कर अपना हाथ गीतांजलि की तरफ बढ़ा दिया, जिसने उसे बहुत ही नजाकत से पकड़ लिया। जैसे ही दोनों को एक दूसरे का स्पर्श हुआ, कर्तव्य ने एक बेचैनी के साथ उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस ली। दूसरी तरफ से युवराज कर्तव्य और उसके पास से निकलता हुआ बोला, भाभी माँ, क्या आपको पनीर पसंद है? युवराज ने एक अमरूद को खाते हुए पूछा। क्या? गीतांजलि कंफ्यूज होकर बोली। इतना भी नहीं, पर क्यों? कर्तव्य उसकी बात का क्लियर बात समझ चुका था। युवराज हंसते हुए बोला, क्योंकि मैं आप पर अब लाइन मारने वाला हूँ। तभी कर्तव्य ने उसे डांटते हुए कहा, चुप कर और जाकर गाड़ी निकाल, और ये लाइन बाद में मारना। युवराज बोला, आओ भाभी माँ, हम चलें। भाई साहब तो हमेशा हमसे जलते रहते हैं। युवराज एक हंसी के साथ आगे बढ़ गया। गीतांजलि और कर्तव्य मुस्कुराते हुए उसके पीछे चले गए। बाहर आकर कर्तव्य को अचानक एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई, तो वह उससे बातें करने लगा। इसी बीच युवराज ने गीतांजलि के लिए गाड़ी का डोर खोला और एक नज़र कर्तव्य को मुस्कुराकर देखा, जिसके जवाब में कर्तव्य ने उसे गुस्से से आंखें दिखाई, क्योंकि वह जानता था कि उसका भाई गीतांजलि का इस्तेमाल करके उसे चिढ़ाना चाहता है। कॉल कट करने के बाद कर्तव्य भी उनकी ओर बढ़ गया। युवराज ने कर्तव्य को छेड़ते हुए कहा, भाई साहब, भाभी माँ बहुत सुंदर दिख रही है ना? कर्तव्य ने गुस्से से कहा, शट अप, तेरे को फ्लर्ट करना है तो तू अपनी ढूंढ, डोंट ट्राई और फ्लर्ट, इट्स माई गीत, अंडरस्टैंड यू फूल। कर्तव्य अब गुस्से से उसका कान खींचते हुए बोला। युवराज अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, भाई साहब, ये जो माई गीत बर्ड है ना, उसे थोड़ा धीरे बोलो। अगर उन चुड़ैलों ने सुन लिया तो हमारा जीना हराम कर देंगे पूरा दिन। कर्तव्य ने उसे डांटा। यू भी? युवराज टेढ़ा हंसते हुए, अरे ईशानी को बोला, उसकी माँ को थोड़ी, जो इतना गुस्सा कर रहे हो। युवराज अब नाक फुलाते हुए बोला, चलो भाभी माँ, अभी देर हो रही है। कर्तव्य और गीतांजलि फ्रंट सीट पर बैठे थे, जबकि युवराज पीछे से बोला, अरे भाभी माँ, आप सीट बेल्ट क्यों ना बांध रही हैं? गीतांजलि ने युवराज को बीच में ही रोकते हुए बोला, सीट बेल्ट तो गाड़ी चलाते समय सेफ्टी के लिए बांधनी ही चाहिए ना। युवराज बोला, अरे भाभी माँ, आप भी ना, अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनती तो भाई साहब को थोड़ा रोमांटिक होने का मौका मिलता ना। भाई साहब आपके करीब जाते, सीट बेल्ट टाइट करते, फिर आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते, फिर भाई साहब थोड़े और करीब जाते, और उसके बाद युवराज अपनी बात एक्सप्लेन कर ही रहा था कि वहीं गीतांजलि उसकी बातें सुन आंखें फाड़े उसे देख रही थी। कर्तव्य गीतांजलि के चेहरे के पूरे रंग को देखकर युवराज को डांटते हुए बोला, यू भी, गीत को अनकंफर्टेबल महसूस कराना बंद करो। युवराज अपनी नाक सिकोड़ते हुए, छोड़ो भाई साहब, ही इज अ रोमांटिक एंड आप रोमांटिक है ना। अगर आप सीट बेल्ट ना बांधती तो भाई को एक मौका तो मिल जाता और वह कुछ तो रोमांटिक सीखते। गीतांजलि अभी शर्म से लाल थी, उसका चेहरा लाल हो चुका था। वह जैसे ही होश में आई, उसने अपना चेहरा खिड़की से बाहर कर लिया। कर्तव्य ने अपना चेहरा पीछे घुमाते हुए
गुस्से से कहा, युवराज उसे मत परेशान करो, नहीं तो मैं तुम्हें यही गाड़ी से बाहर निकाल दूंगा। और रही बात मेरे रोमांटिक होने की, तो वह तेरी भाभी माँ को पहले ही पता है कि मैं कितना रोमांटिक हूँ, है ना कि आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।